सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार और जय माता जी की। मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ आज इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे कुछ बातें साझा करने आया हूँ। आई एम डूइंग दिस सेशन ऑन अ लिटिल अर्जेंट बेसिस, सो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, बट सर्टनली इन द नेक्स्ट वन। तो दोस्तों, इतिहास में तोड़ मरोड़ के प्रयास नए नहीं है। ये हमेशा होता आया है। अ, पिछले कुछ वर्षों से इतिहास से खिलवाड़ का एक विशेष प्रोपेगेंडा बहुत जोर शोर से और संगठित रूप से चलाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा है हमारे समाज की ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ का। इट टारगेट्स आवर हिस्ट्री एज अ हेरिटेज। तो ऐतिहासिक धरोहर की जो ये लड़ाई है, ये अब तक केवल इस बात पे सीमित नहीं रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कि लेफ्ट और राइट विंग्स के बीच चलती रहती है। अब लड़ाई वसीयत का रूप ले चुकी है कि जो इतिहास है और इतिहास के महापुरुष हैं, ये किसके हैं, इसमें तेरा मेरा होने लगा है। तो विषय है मध्यकाल के कई राजा महाराजाओं के वंश या जाति का, कि वो किस वंश या जाति प्रजाति के थे। ये बड़ा ही विकृत मानसिकता का विवाद है। और इन दिनों अपने आप को गुर्जर समाज का शुभचिंतक कहने वाले कुछ तत्वों ने मिहिर भोज प्रतिहार और अनंगपाल तोमर जैसे कई राजाओं की प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया, और ये एक के बाद एक कई स्थानों पर हुआ। आपने शायद मीडिया में इसकी कवरेज भी देखी होगी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो प्रतिमा स्थापित करने पर किसी को क्या आपत्ति होगी? समस्या ये हुई कि ओछी राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए इन राजाओं को गुर्जर जाति का बताया जा रहा है। और प्रतिमाएं लगाने का, अगर आप लुक एट द पर्पस, तो उसका एक प्रयोजन यही संदेश देना है, अ सटल मैसेज, कि हमने इतिहास की इस धरोहर को अपने नाम कर लिया है। तो महान व्यक्तित्व जो होते हैं, उनकी जाति इस देश में न कभी पूछी गई, न बताई गई, आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पर फिर भी देखिए, दावे में अगर सच होता तो ये बात भी झेल ली जाती कि जो जाति है सो है। अ, पर ऐतिहासिक तथ्य ऐसा कहते नहीं। तो जब इतिहास के तथ्य कुछ और है, तो ये सब दावे करना और ऐसे आयोजन करना, दिस कांट हैपन विदाउट अबेटमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पावर्स। दैट्स वन पॉइंट। और दिन दहाड़े बिल्कुल ऐसा निर्लजता से झूठ बोलना, इतिहास को दूषित करने का ये प्रयास, ये कोई भी जीवित समाज स्वीकार नहीं करता। तो उसका विरोध हुआ, और अब भी हो रहा है। जब प्रशासन को अवगत कराया गया, आ, तो the administration tried to, or at least they showed that they tried to play neutral, जिसके बाद इन तत्वों ने प्रोपेगेंडा को, अपने प्रोपेगेंडा को लेजिटिमाइज करने के लिए उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू फैलाने के प्रयास किए। तो 5 अगस्त को गुजर महासभा नाम के किसी संगठन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आभास देने का प्रयास था कि मानो बहुत से साक्ष्य हैं उनके पास। ओके, सो इट वाज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक दैट शराड एंड ब्रेक इट थॉरली। तो इसी पृष्ठभूमि में, बिना इस विवाद की राजनीति में जाए, केवल इतिहास क्या कहता है, मैं इसी पर आज आपसे कुछ निवेदन करने उपस्थित हूँ। तो पर एक बात के लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अ, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने जितने भी थोथे दावे थे, ये औपचारिक रूप से सबके सामने रखे। एंड दे सो बेसिकली, अब इन चीज़ों का खंडन करने का, टू डीबंक देम, इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस। वरना क्या होता है,
आप इंटरनेट पर फेसलेस ट्रॉल्स के मुंह लगें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए गए, जो जानकारी साक्ष्य के नाम पर मीडिया को मिसगाइड करने के लिए दी गई, हम उन सबका विस्तार से और विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे, साक्ष्यों सहित। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक यूट्यूब पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दूंगा। अ, और ये एक सीरीज होगी जिसका मैं इस समय पहला भाग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा विषय कवर करने में आगे मुझे कम से कम 2-3 वीडियो और लगेंगे, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वन। सो हो सकता है थोड़ा रिफाइनमेंट ना आ पाए, बट आई प्रॉमिस यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड एज फार एज द फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आर कंसर्न। एंड as in terms of languages, I'll try to use Hindi as well as English. तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, एंड let me start with some basics like terminologies, the terms that we'll use in this session. I'll go through them so that it will not be problematic for even those who are strangers to Indian history. All right, तो शुरू करते हैं. The first term is a गुर्जर देश. आज का जो गुजरात राज्य है और जो आज का राजस्थान राज्य है भारत में, इनके कुछ भाग मिलाकर जो एक कंटिजियस एरिया बनता है, एक क्षेत्र बनता है, उसे इतिहास में कई मिलते जुलते नामों से पुकारा गया है, जैसे गुर्जर देश, गुर्जरत्रा, गुर्जर धरित्री। इन शब्दों का अर्थ है गुर्जर राष्ट्र या गुर्जर राज्य। फिर आते हैं क्षत्रिय वंश। तो भारतीय इतिहास में क्षत्रिय वंशों का बहुत पुराने समय से जो राज्य व्यवस्था होती है उसके संचालन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस पूरी सीरीज में हम मुख्य रूप से उत्तर भारत के जिन क्षत्रिय वंशों की बात करेंगे वो हो गए प्रतिहार, सोलंकी, चौहान, पालवंश, कलचुरी, परमार, तोमर और चंदेल। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ वंश भी प्रासंगिक हैं, they're relevant, and like there are Rashtrakutas and Chalukyas. Next one, that is तो देखिए, ग्रंथों के अलावा इतिहास की जानकारी हमें मिलती है शिलालेखों से और ताम्रपत्रों से, दैट इज इंस्क्रिप्शंस एंड कॉपर प्लेट्स। तो इनको जो भी उस समय प्रशासन के लोग होते थे, वो पत्थर की शिला या किसी तांबे की पट्टी पर अंकित करते थे, और इनमें वो अपने राज्य या राजा का जो भी ऑफिशियल नैरेटिव होता था उसके हिसाब से कोई भी जो बात रखनी होती थी, जानकारी देनी वो दी जाती थी। और फिर अगर आप इस दिशा में होने वाला जो स्टडी है, द डिसिप्लिन, उसको देखें तो वी कॉल इट एपिग्राफी, पुरालेख विद्या। अच्छा, इन सब के अलावा राजा सिक्के भी जारी करते थे, पर जो हमारा आज का विषय है उसमें सिक्कों का ज़्यादा उपयोग नहीं है। सो I'll skip that, and right. तो इतिहास में कोई भी स्रोत जो हमें मिलता है जानकारी का, उसको अगर समकालीन कहें, इफ यू कॉल इट अ कंटेम्प्रेरी सोर्स, तो ये कहने का अर्थ होता है कि वो जो भी ग्रंथ है, शिलालेख है, वट एवर इट इज, ये जिन घटनाओं का, जिन व्यक्तियों का वर्णन करता है उन्हीं के समय में लिखा गया था। सो दैट वे इट्स कंटेम्प्रेरी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 वर्षों में। एंड इफ इट्स लाइक से 100 or 50 years after the events, you could call it near contemporary at most. That would be it. मध्यकाल का शासन तंत्र। सो जो हमारा मिडिवल गवर्नेंस फ्रेमवर्क
होता था, उसमें राजा के नीचे कई सामंत होते थे, टू वर्क एज एज वसाल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इनका अपना एक शक्ति केंद्र होता था। तो ये राजा को कर एकत्र करने में, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, और युद्ध के समय भी ये सहायता करते थे अपनी अपनी ओर से सेना देकर। अ, इसके बाद वंश शब्द। वंश का अर्थ होता है पैतृक संबंध से। जब आप पी, पीढ़ियों की एक पूरी श्रृंखला देखते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की उसी श्रृंखला में किसी व्यक्ति की जो सामाजिक पहचान है या सरोकार है वो उससे जुड़ता हो, तो उसे आप वंश कह सकते हैं। और मंडल शब्द जो है इसका, इफ यू लुक एट द लिटरल मीनिंग, इट्स कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का समूह। तो ये शब्द जो है ज़्यादातर एक या दो जिलों के बराबर जितना क्षेत्र होता है उसके लिए उपयोग होता था। बट समटाइम्स इट वाज आल्सो यूज्ड टू रेफर टू होल किंगडम। कभी कभार पूरे राज्य को भी मंडल कह दिया जाता था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द मेन कंटेंट, एक बार मैं आपको इस पूरे जबरदस्ती के झगड़े का सार बता दूं, एटलीस्ट द टेक्निकल समरी ऑफ इट। सार इस प्रश्न में है कि ऐतिहासिक शिलालेखों और ग्रंथों में आए गुर्जर शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुर्जर समाज के नाम पर जो लोग दावा कर रहे थे, कॉलिंग themselves एज रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कहते हैं कि गुर्जर शब्द जाति सूचक है और गुजर जो है उसी का एक रूप है। इसलिए फला फला व्यक्ति, राजा या वंश गुर्जर है, क्योंकि इनके शिलालेखों में, ग्रंथों में गुर्जर शब्द आता है। राइट, सो दैट्स देयर क्लेम। हम इस पूरी सीरीज से ये सिद्ध करेंगे कि गुर्जर एक स्थान सूचक शब्द है। इट इज अ geographic and political unit. That's a very high level one liner summary of what's coming. Okay, तो अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहला दावा लेंगे, एंड I'm not picking them in any sequence, these claims. So let's move on. Okay, तो ये तोमरों के विषय में है पहला सेक्शन। क्या तोमर गुजर थे? ठीक है, तो पहला जो क्लेम है, तोमरों को गुजर जाति का सिद्ध करने के लिए जो कहा गया, वो ये था कि ग्वालियर के एक शासक थे, मान सिंह तोमर। इन्होंने अपने संवत 1551 के एक शिलालेख में, दैट इज 1494 एडी roughly, या, तो उस शिलालेख में इन्होंने अपने आप को गुर्जर कहलवाया है। he has been called a गुर्जर in that inscription। और उनकी एक पत्नी भी थी, एक गुर्जरी थी जिनका नाम मृगनयनी था। ओके, सो दैट्स द क्लेम। नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है देखने के लिए कि जबरदस्ती किसी बात को सिद्ध करने के लिए लोग किस सीमा तक जा सकते हैं और तथ्यों को कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो दावा जो किया गया है, ये राजा मानसिंह तोमर के गंगोला ताल स्थित एक शिलालेख को लेकर किया गया है। तो गंगोला ताल, इट्स इन ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर का जो दुर्ग है उसमें। तो इस शिलालेख पर आऊँ उससे पहले मैं इन जनरल शिलालेखों के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। शिलालेखों का एक नियम है कि उन पर डेट अंकित की जाती है कि ये जो शिलालेख है, ये इंस्क्रिप्शन ये कब तैयार किया गया। और ये जानकारी या तो शिलालेख के बिल्कुल आरंभ में होती है या फिर अंत में पाई जाती है, एट द स्टार्ट और द एंड। और ये सब एक तरह का मेटा डेटा होता है कि जो शिलालेख में जो मूल जानकारी है, द मेन इंफॉर्मेशन, उससे पहले
या बाद में इस तरह का मेटाडेटा रखा जाता है। तो डेट की जो ये पंक्ति होती है, इसमें कई बातें दर्ज होती है, जैसे कि वर्ष कौन सा है, विच ईयर इज इट, साथ में संवत या एरा का नाम होता है। और अधिकतर जब संवत नहीं होता अगर, तो यू व्हाट यू डू इज, या तो आप विक्रम संवत मानकर चलते हैं, या फिर जो उस काल और उस क्षेत्र का जो भी सबसे प्रचलित संवत रहा हो हिस्ट्री में, उसी का वो वर्ष मान करके फिर आप चलते हैं। तो वर्ष और जो हमारा संवत है, उसके बाद आता है मास यानी मंथ। फिर पक्ष आता है विच इज लूनर फोर्टनाइट। और इसके अतिरिक्त अ, तिथि, तिथि जैसे द्वितीया, एकादशी, और साथ में आता है वार, सोमवार, बुधवार, विच डे ऑफ द वीक इट इज। कभी कभार उस दिन का जो चंद्र नक्षत्र है, द लूनर कॉन्स्टलेशन ऑफ दैट डे, वो भी लिखा मिलता है, बट नॉट ऑलवेज। अब मैं आपको डेट्स पर अ, उदाहरण के रूप में कुछ शिलालेखों की पंक्तियां दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट अ गुड सेंस ऑफ हाउ थिंग्स आर। सो जो पहला शिलालेख है, ये पुष्कर के पास का है। राजा अजय राज चौहान, उनकी स्मृति में स्थापित हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा डेट को लेकर यहाँ क्या क्या जानकारी लिखी है। संवत 1189, यानी लगभग 1132 ईस्वी, 1132 एडी। कार्तिक मास इज रफली अक्टूबर अराउंड। सुदी जो है, सुदी ये शुक्ल पक्ष के लिए लिखते हैं, द वैक्सिंग लूनर फोर्टनाइट। इसके बाद आते हैं तिथि और वार, जो कि यहाँ पंचमी और रविवार दिए हैं। फिर दूसरा है नवसरी शिलालेख। तो नवसरी का ये जो शिलालेख है, इसके आरंभ में 1359 संवत, मास ज्येष्ठ, पक्ष बदी, दैट इज वेनिंग लूनर फोर्टनाइट, तिथि षष्ठी और सोमवार लिखा है। फिर आता है नडौल के राजा रायपाल चौहान का शिलालेख। तो ये है संवत 1200 से, मास भाद्रपद, पक्ष बदी, तिथि अष्टमी, और वार है बुधवार। इसके बाद चौथा शिलालेख है हमारे विख्यात अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान का चरलू शिलालेख। इसमें भी अगर आप देखें तो पहली पंक्ति से ये संवत 1241 का शिलालेख है। मार्गशीर्ष मास, जिसे माघ भी कहते हैं, आगे सुदी 12 यानी शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, और अंत में शुक्रवार अंकित है। पांचवा और अंतिम उदाहरण ये है खिलची कालीन शिलालेख, जो दिल्ली के पास से मिला था। तो इसमें अगर आप देखें, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ संवत 1384, फागुन सुदी, फिर तिथि और वार आते हैं पंचमी भौम दिने। भौम दिने मीन्स मंगलवार, ट्यूसडे। तो इससे आपको समझ आया होगा कि शिलालेखों में डेट को एज अ मेटाडेटा कहाँ रखा जाता है, और उसमें क्या कड़ियाँ, क्या डेटा पॉइंट्स होते हैं। मेन मेन कंपोनेंट्स वुड बी विच अपीयर कंसिस्टेंटली आर वर्ष, मास, तिथि एंड वार, राइट। अब हम मान सिंह तोमर के उस शिलालेख की ओर चलते हैं, जिसका उल्लेख उनके गूजर होने के साक्ष्य के रूप में किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यहाँ ये जो शिलालेख है, इसका अंकन ग्वालियर दुर्ग के गंगुला ताल में उसकी सफाई करने वाले जो मजदूर और कारीगर लोग थे, उन्होंने किया है। दे आर द वंस हु डन इट। और इसकी पुष्टि हमें शिलालेख की जो भाषा है, जो जानकारी है, दोनों से हो जाती है।
तो पहली पंक्ति में इफ यू सी अंडरलाइंड डेट आती है। डेट है संवत 1551, मास ज्येष्ठ, बदी हुआ कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, और उसके बाद स्वाभाविक रूप से जहां वार का नाम आना चाहिए, अंकन में भूल से स्थानीय भाषा में गुरुवार की जगह गुर्जर लिख दिया गया है। और पंचांग अनुसार ये जो डेट दर्ज है शिलालेख की, उस दिन गुरुवार ही बताया जाता है। तो अब मैं आपको पुष्टि के लिए उसी गंगोला ताल से इस शिलालेख से ठीक पिछले महीने का उन्हीं राजा मानसिंह तोमर का एक और शिलालेख दिखाता हूँ, जहाँ जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, इफ यू लुक एट द अंडरलाइन, उसमें जो डेट कंपोनेंट्स है, तो बैशाख सुदी की जो तिथि है तृतीया, और उसके ठीक बाद वार का नाम दिया गया है मंगलवासरे, ट्यूसडे। ठीक, आगे चलते हैं। उसी गंगोला ताल से मान सिंह के पूर्वज वीर सिंह देव तोमर का शिलालेख। इसमें थोड़ी क्षति से संवत का जो सॉरी, तो जो संवत का वर्ष है वो पढ़ने में नहीं आता, बट इफ यू लुक एट द सेकंड लाइन ऑन योर लेफ्ट, आपको आषाढ़ मास और शुक्ल पंचमी और उसके साथ में जो वार आता है वो स्पष्ट दिखाई देगा, गुरुवासरे लिखा है। ठीक, इसी प्रकार से वैसे इस शिलालेख का जो समय है, क्योंकि बिकॉज इट कुड नॉट बी फाउंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, तो इतिहासकारों ने इसको बाकी सोर्सेस के आधार पर रिवर्स इंजीनियर किया है। मानसिंह से लगभग 100 वर्ष पहले, 1394 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का। सो इट इज फ्रॉम समवेयर दोज 6-7 ईयर्स। इसके अलावा और बहुत से ऐसे शिलालेख हैं मानसिंह तोमर के उन्हीं वर्षों से, फ्रॉम दोज इयर्स, इफ यू लुक एट द राइट, इन सब में तिथि के तुरंत बाद वार दिए गए हैं, एज इज ड्यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो जो वार की जानकारी थी उस शिलालेख में, उसमें एक अंकन की जो एक गलती है उसका दुरुपयोग किया गया है, ये भ्रांति फैलाने में कि मानसिंह तोमर एक गुर्जर थे। अब अगर तोमर राजाओं के गुर्जर होने की इस कल्पना में थोड़ा भी दम होता, तो बताइए ये कैसे संभव है कि जब तोमरों के बहुत से शिलालेख हमें मिलते हैं, फिर भी हमें उनमें गुर्जर शब्द कहीं नहीं मिलता कि वो अपने आप को गुर्जर कहते हो, अदर देन दिस फॉल्स क्लेम ऑफ कोर्स। तो मानसिंह तोमर के समय भी गुर्जर शब्द जो था वो एक देश के रूप में उसकी पहचान बनी हुई थी। लेट मी शो यू द एविडेंस ऑफ दैट। मानसिंह तोमर का जब शासन काल आया उससे ठीक 3 साल पहले ग्वालियर के राजा थे कल्याणमल तोमर। इनका जो समय है 1480 ईस्वी के आसपास आता है। तो उस समय दामोदर नाम के कवि थे, उन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा। नाम था बिल्हण चरित उस ग्रंथ का। तो इसके लेखन के समय जो कवि थे वो द्वारका की यात्रा पर गए, तीर्थ यात्रा पर, और रास्ते में अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन गुर्जर देश आया। तो जो गुर्जर देश था और जो रास्ता था, उसमें उसमें जो नगरी आई जहाँ से वो गुजरे, उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य में जोड़ा है। और उस समय वहाँ उस नगरी में जो स्थानीय शासक मिला उन्हें, द लोकल रूलर, उसका नाम उन्होंने वीर सिंह राव बताया है। तो कवि कहते हैं, गुज्जर देश धर्म को मूल, सोहई इंद्रपुरी समतूल, 12 जोयन बसई सुहाई, वीर सिंह तह नरपत राय। यानी गुर्जर देश जो था इंद्रपुरी की तरह भव्य था, धर्म का मूल स्थान था, और उसकी एक नगरी जहां से ये कवि यात्रा कर रहे थे 12 योजन में फैली हुई थी। तो अब ये गुर्जर देश में राज करते वीर सिंह तोमर जो थे, ये कौन थे, क्या ये तोमर थे?
तो तोमर इनका बेसिकली इनके तोमर होने के नहीं होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि ग्वालियर का जो तोमर राज्य है, उस समय ये जो कवि थे इनके समय राजा कल्याणमल तोमर के अधीन था, जिनका इस कवि ने कुछ पंक्तियों पर उल्लेख किया है। You can see those lines here. तो यहाँ वो कल्याणमल तोमर को एज ए किंग आइडेंटिफाई करते हैं, महिमंडल कल्याण नरेंद्र। तो एक ही समय पर अब हमें दो अलग अलग क्षेत्रों के दो अलग अलग राजा मिल जाते हैं। अब दूसरा कारण वीर सिंह राव के गुजर न होने का, वो इस प्रश्न के उत्तर में है कि गुर्जर देश में बैठे ये राजा वीर सिंह कौन है। तो इनकी पहचान जो है, ये वाघेल वंश के एक राजा थे जो कि नॉर्दर्न गुजरात के कुछ क्षेत्र में उस समय राज करते दिखते हैं। और इनके द्वारा उन्हीं वर्षों में 1498 1498 एडी में जो अडालज की बावड़ी बनवाई गई थी, वहाँ उनका जो शिलालेख है वो भी मिलता है। तो इनका राज्य जो था, ये ग्वालियर से द्वारका के मार्ग पर पड़ता है। इट comes on the way, and that perfectly aligns to what is narrated, that the poet traveled to Dwarka, and on his way he went through Gurjar Desh. All right, so that's about the path. And अब देखें तो ग्वालियर के तोमरों को अच्छे से जानने वाला जो व्यक्ति है, हमारा कवि, वो ग्वालियर राज्य को गोपाचल कहता है। और गुर्जर देश किसे कहता है? ग्वालियर से द्वारका के रास्ते में पड़ने वाले गुजरात के क्षेत्र को। ठीक। अब बचे मान सिंह तोमर की सो कॉल्ड गुर्जरी रानी मृगनयनी जी। तो ये केवल बाद के काल में प्रचलित हुई एक जनश्रुतियों की एक पात्र है। बेसिकली यू कैन से हियर से काइंड ऑफ इनका, अगर आप इतिहास देखें तो अस्तित्व और जाति तो दूर, नाम तक साहित्य में नहीं मिलता। मृगनयनी नाम की कोई इस प्रकार के पात्र, पहली बार इन्हें मृगनयनी नाम दिया था श्री वृंदावन लाल वर्मा ने। इन्होंने 1950 में जो उपन्यास लिखा था उसमें। सो लेट मी रिपीट हियर, ये एक नॉवेल था, इतिहास का ग्रंथ नहीं था। अब मानसिंह तोमर की बहुत सी रानियां और पासवानें थी। तो पासवान, रफ ट्रांसलेशन वुड बी कॉन्क्यूबाइंस। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उस समय का कोई कवि अ, वो किसी रानी के शारीरिक सौंदर्य का, वो किसी प्रकार का कोई रसीला वर्णन, जूसी पोर्ट्रेल वो नहीं कर सकता था। बिकॉज ऐसा करना उस समय की जो रीति है, प्रोटोकॉल्स है, और गरिमा जो है उसके विपरीत था। साथ ही जो ऐसा करेगा उसकी जान के लिए घातक भी था। You could easily get killed if you spoke or wrote about the body parts of the queen in even a remotely sensual way. पर ऐसा रसीला वर्णन आप राजा की पासवानों का, कॉन्क्यूबाइंस का करें, ये संभव है, दैट इज पॉसिबल। तो किसी पासवान या नर्तकी के ऐसे ही एक आकर्षक वर्णन में उपमा के रूप में, एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हर, मृगनयनी शब्द आता है कविताओं में। और ये भी लाइक आई सेड नाम नहीं है, इट्स जस्ट एन एडजेक्टिव। जब किसी की मोरनी सी आंखें बतानी हो तो आप मृगनयनी कहेंगे, राइट? सॉरी, हिरनी सी। तो इसी प्रकार का
एक काव्यात्मक वर्णन आता है जिसमें मृगनयनी शब्द आता है। तो लाइक आई सेड, ये जो वर्णन हुआ है काव्यों में, तो उस स्त्री को न तो राजा से जोड़ा गया है, न उसका नाम मृगनयनी बताया गया है, न उसकी जाति बताई गई है, और न ही उसे रानी कहा गया है। इट्स जस्ट अ रैंडम लेडी picked up for some juicy poetic explanation. Like, uh, you can see the lines here, and one such instance. Let me read it out. So it says, "Sundar ati naveen प्रवीण महाचतुर मृगनयनी मनहरणी चंपक वर्णी नार"। तो अ, मनहरणी चंपक वर्णी यानी मतलब बहुत चतुर है, मन हर लेती है, उसकी आंखें मोरनी सी है और रंग चंपक है। अ, फिर आगे नीचे देखे तो कामिनी, और आगे जो भी शारीरिक अंगों का वर्णन है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो हमें पता ये चला कि एक दो स्थानों पर जो मृगनयनी शब्द आता है, ये भी नाम नहीं है, उपमा है, एज अ डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ समवन इन द कंपनी ऑफ हर हस्बैंड whose identity we don't know। एक बार चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो पति था इस डिस्क्राइब्ड लेडी का, वो पति मान सिंह तोमर है, ठीक है। तो भी ये किसी भी प्रकार से एक तोमर राजा की किसी रानी का वर्णन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये किसी पासवान या नर्तकी का आदि का हो सकता है। कारण मैं पहले बता चुका हूँ। तो मृगनयनी नाम की किसी तोमरों की गुजर रानी का अस्तित्व ही नहीं था। और जिसे हम आजकल गुजरी महल कहते हैं, वो भी बाद का एक नाम है। जो मूल नाम था वहाँ का, वो बादलगढ़ था उस स्थान